सम्माननीय वीर सिंह राणा साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्माननीय राणा साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्माननीय वामन मेश्राम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कारण नेमकं काय आहे हे आपल्याला शोधावं लागेल. म्हणजेच आजार आपल्याला आहे, परंतु नेमका आजार कोणता आहे हे समजल्याशिवाय त्या आजारपणाचा उपाय आपण करू शकत नाही. तर मित्रांनो, याचं मागचं मुख्य कारण असं आहे की या देशामध्ये जी व्यवस्था आहे, जी व्यवस्था लागू आहे, ती आपली व्यवस्था नाही. जर आपली व्यवस्था असली या देशामध्ये तर आज आम्हाला आमच्या जल जंगल जमीनतून आम्हाला बेदखल केल्याच जात नव्हतं ना. परंतु आमची व्यवस्था नाही. आम्हाला सांगण्यात आलं की 15 ऑगस्ट 1947 ला हा भारत देश स्वतंत्र झाला. आम्हाला सांगण्यात आलं, परंतु आपण खरंच स्वातंत्र्य आहोत का? आपण खरंच या देशामध्ये स्वातंत्र्य आहोत का? नाही. आपण आजही गुलाम आहोत. आपण आजही या देशामध्ये गुलाम आहोत. गुलाम आपण आहोत म्हणून आपली समस्या आहे. जे लोक गुलाम असतात त्या लोकांची समस्या असतात, आणि जे लोक स्वतंत्र असतात त्यांची कोणतीही समस्या नसतात. आज आपल्या एक नाही तर हजारो समस्या निर्माण झाल्या, अनेक समस्या निर्माण झाल्या. याचाच अर्थ असा होतो की आपण या देशामध्ये गुलाम आहोत. म्हणून आपल्याला या गुलामीतून मुक्त व्हायचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की गुलामाला गुलामीची जाणीव होऊ द्या, जाणीव करून द्या, तर त्याला जाणीव झालं तर तो बंद करेल. तर ती जाणीव आपल्याला व्हावं म्हणून ही पदयात्रा गेल्या 2 फेब्रुवारी पासून मध्य प्रदेश येथून सुरुवात झालेला आहे. तर या पदयात्रा घेण्यामागचा उद्देश असा आहे की आम्ही 22 फेब्रुवारीला येणाऱ्या 22 फेब्रुवारीला RSS च्या हेडक्वार्टर येथे आम्ही घेराव घालणार आहे. हा घेराव कशासाठी घालणार आहे? त्या ज्या RSS ने षड्यंत्रपूर्वक आम्हाला गुलाम बनवलं. आपल्याला वाटते, काही लोकांना वाटत असेल की या देशामध्ये बीजेपी सत्ता आहे, मोदीची सत्ता आहे, परंतु त्याच्या मागे चालवणारे कोणी लोक असतात. तर बीजेपीला चालवणारे हे RSS चे लोक आहेत. उसके बाद उड़ीसा के कटक में बामसेप का 42वां अधिवेशन रखा गया था. तो उस कार्यक्रम को दुश्मन ने रद्द करवा दिया, जबकि उसकी परमिशन हमें मिल चुकी थी. जगह डिसाइड हो गई थी, कार्यक्रम का सभी कुछ व्यवस्थाएं हो चुकी थी. उसके बाद दुश्मन ने कार्यक्रम रद्द करा दिया. तो जो हमारी स्वतंत्रता की आज़ादी है, वो जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं, तो उस कार्यक्रम को ख़त्म करने, रोकवाने के, तो उससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारी आज़ादी है वो छीनी जा रही है. जो बोल रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, जो आज़ादी हमें संविधान ने दी हुई है, तो कार्यक्रम को रुकवा कर दुश्मन ने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हें कोई आज़ादी नहीं है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ. तो उसी संबंध में हम जगह जगह जाकर हमारे लोगों को बता रहे हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, और इसकी पहचान कैसे करेंगे हम. तो हम दुश्मन की पहचान करते हैं. तो दुश्मन कौन है? जो हमारे हक अधिकार छीन रहा है. हमारे हक अधिकार क्या है? शैक्षणिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और धार्मिक अधिकार. शैक्षणिक अधिकार, आज
संविधान लागू होने के बाद हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था, लेकिन आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ला रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। कैसे? आप पहले संविधान लागू होने के बाद हमारा बेटा, बच्चा, भाई बहन पढ़ लिख कर वो चाहता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मैं कमिश्नर बन जाऊं, तो वो बन रहा था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आदिवासी है, तो आदिवासी का पारंपरिक काम क्या था वो उस एजुकेशन पॉलिसी में वही सिखाया जाएगा। कोई ईंट बनाता था, कोई लकड़ी का काम करता था, तो जो जो काम करता था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वही बताया जाएगा। तो हम चाहते हुए भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस कुछ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ से वंचित कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा शैक्षणिक दुश्मन भी है। शैक्षणिक दुश्मन कौन है? जो ये नियम लागू कर रहा है। लागू कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार किसकी है? ब्राह्मणों की है, आरएसएस की है। आरएसएस से ही पूरा जो सरकार चल रहा है। अभी जो भी निर्णय लिया जाता है पहले आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में लिया जाता है, उसके बाद सरकार तक पहुंचता है और सरकार उसको लागू करती है। तो शैक्षणिक दुश्मन कौन है? हमारा आरएसएस। अब आ जाता है हमारा सामाजिक दुश्मन। आज हमारा आदिवासी समाज हुआ, मूल निवासी समाज हुआ, सभी एक है। सभी का डीएनए चेक किया जाए, सभी का डीएनए एक है, लेकिन हमारे समाज को कई जातियों में विभाजित कर दिया गया है। देखा जाए कोई कोल है, कोई बारेला है, कोई भील है, कोई गोंड है, तो ऐसे करके हजारों जातियों में डिवाइड कर दिया। अब जितनी ज्यादा जातियां हैं उतनी ज्यादा समस्या पैदा हो गई है। अगर एक जाति होती, आदिवासी की एक जाति होती, तो उसकी एक समस्या रहती। अब यहाँ पे हजारों जातियां हो गई तो हजारों समस्या पैदा हो गई। अब उसका समाधान मुश्किल है। जब तक एक इकट्ठा नहीं होंगे हम, तो हमारी समस्या भी अलग अलग रहेगी। तो आज हमें सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। आज सभी के लिए रोज रोज नई नई समस्या पैदा की जा रही है। आदिवासियों के जल जंगल वाला अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। जहाँ पे 5वीं 6ठी अनुसूची लागू होना थी, वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। जो आदिवासियों के जल जंगल वाली संपत्ति थी वो सिर्फ आदिवासियों की हो सकती थी, आज सरकार उसको अधिग्रहण करके अडानी अंबानी को दे रही है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारा दुश्मन कौन है? आज आदिवासियों को जल जंगल से खदेड़ने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। बिना सरकार के हस्तक्षेप के कोई आदिवासियों को भगा नहीं सकता है। सरकार नियम लाती है और आदिवासियों को विस्थापित करती है। आज ने टाइगर रिजर्व बना रही है, नेशनल पार्क बना रही है। इंसान को भगाकर जानवरों को बसाया जाता है। तो आदिवासी की हजारों समस्या है और उस समस्या का जो समाधान आदिवासी कर सकते हैं, और वो काम बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन की लड़ाई पहले लड़ी और लड़कर हम लोगों को मालिकाना हक दिया, मालिक बनाया, जल जंगल जमीन का मालिक बनाया। और बिरसा मुंडा का कहना था अपनो राज, अपनो देश, अपनी जमीन। ये बात उनने कही और इसी नारे के साथ लोगों को जोड़कर आंदोलन किया और आंदोलन करके एक 25 वर्ष की उम्र में वो इतिहास लिखकर चले गए और जल जंगल जमीन का मालिक हम लोगों को बना कर गए। लेकिन हम लोगों ने उस बात को ध्यान नहीं दिया। यदि उस बात को हम लोग ध्यान देते तो आज हमारी समस्या नहीं होती। वो इकट्ठा हुए थे, पर आज हम लोग 801 जाति में बटे हुए लोग, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गोंड अलग लड़ाई लड़ रहा है, गोरको अलग लड़ाई लड़ रहा है, और बारेला अलग लड़ाई लड़ रहा है, मुंडा अलग लड़ाई लड़ रहा है, भील अलग लड़ाई लड़ रहा है। समस्या एक ही है सबकी। सभी व्यक्ति कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन बसाड़ो, पर अलग अलग लड़ाई लड़ने से हम लोग जितने में असमर्थ हो रहे।
एकता में वो ताकत है। दुनिया में एक सिद्धांत है कि जिसके पास एकता है, यूनिटी है, उसकी समस्या नहीं होती है। लेकिन हमारी समस्या, दुश्मन ने षड्यंत्र के तहत जातियों में बांटा पहले, और जातियों में बांटने का क्या कारण रहा कि यदि इनको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हम दीर्घ काल तक इनको राज कर सकते हैं, जो कि वो सो कर रहे हैं। 5000 वर्षों से वो जमा हुआ है। उसकी संख्या मात्र भारत में 3.5%। उसका वर्ण एक है, उसकी जाति एक है, उसका गोत्र एक है, लेकिन हम अलग अलग हैं। और अलग अलग लोग होने से उन लोगों ने जो एसटी है उसकी 8 से 1 जाति बनाई, एससी है 1703 जाति, ओबीसी की 3443 जाति बनाई, और इन जातियों को ऊपर नीचे रखा। मैं इससे बड़ा हूं, फिर वो बड़ा है, वो बड़ा है। हम लोगों में समानता नहीं है, और समानता ना होने की वजह से हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या से लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अकेला अकेला लड़ता है तो उस चीज को दबा दिया जाता है। दुश्मन किसी भी प्रकार से मिलिट्री के द्वारा, पहला मिलिट्री के द्वारा या अन्य जाति के हमारे जो लोग हैं उनको इनके शिकंजे में ले रखा है संगठन के माध्यम से। जैसे बजरंग दल है, आरएसएस है, उनमें कौन काम कर रहा है? क्या 3.5% उठ के तुम्हारे सामने लड़ने आ रहा? उसकी औकात नहीं है, वो कभी नहीं लड़ सकता, और आज तक कभी नहीं लड़ा। लेकिन हमारा बेस उसने अपने कब्जे में कर रखा है। जब भी कुछ होता है वो इशारा करता है, हमारे लोग हमारे सामने आते हैं। तो हमने सोचा कि जब उनकी विचारधारा अगर देश में काम कर रही है तो हमारी उसकी विचारधारा जो है असमानता वाली विचारधारा है, और हमारी विचारधारा है समानता वाली विचारधारा। समता, समता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित सभी को समान देखा गया। तो 6743 जाति अगर मिलती है और दुश्मन का मुकाबला करती है, विचारों से मुकाबला कर सकती है, तो दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता। हम थूक देंगे, बहकर चला जाएगा। 3.5% हम कह रहे हैं, लेकिन 1% वो विदेश में सेट हो गया है। यहाँ का पैसा कौड़ी लेकर वहां पर सेट हो गया है। 2.5% बचा है। कितना? 2.5% बचा है। जैसे ही हल्ला हुआ वो भागने के लिए तैयारी में है। लेकिन हमारा एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट जब तक नहीं होते हैं, शक्ति का निर्माण नहीं करते, तब तक आप दुश्मन का मुकाबला कर नहीं सकते और आपकी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। वो दिन प्रतिदिन षड्यंत्रकारी दिमाग से जैसे प्याज के छिलके निकलते ना, ऐसा उसका षड्यंत्रकारी दिमाग है। वो ऐसा षड्यंत्र लगाता है, कभी कानून बनाता है। पहले वो यूसीसी लेकर आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लेकर आया तो उसमें क्या? समान नागरिक संहिता कानून, हिंदी में उसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता कानून। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आदिवासी, सबको समान। यदि सबको समान कर दिया, साल भर बार वो कहता कि सभी को समान कर दिया, तो इनको आरक्षण देने की क्या जरूरत? इनको संविधान में जो विशेष अधिकार दिया, 5वीं 6ठी जो अनुसूची लागू है, वो देने की क्या जरूरत? अगर समान अगर रखना चाहते तो ब्राह्मण का हमारा रोटी बेटी व्यवहार होना चाहिए, उसकी बेटी हमारे घर होना चाहिए, बराबरी का दर्जा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी किया? अगर वो ऐसा करता तो आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। हम लोगों को जल जंगल जमीन से विस्थापित करने का क्या षड्यंत्र है? मतलब हमारी मूल पहचान खत्म करना चाहता है। समान नागरिक संहिता कानून के तहत हमारा कस्टमरी लॉ, हमारी मूल पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, ये भी खत्म हो जाता है। फिर वो जो कह रहा है वही हमको मानना पड़ता, कानून के तहत मानना पड़ता ना। यूसीसी कानून उसने बना दिया, आज हमारे ऊपर वो कानून लागू नहीं होता। हमने रद्द करवाने का काम किया। देश भर में आंदोलन किया राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने। 525 जिलों, 50 जिलों में 31 राज्यों में आंदोलन किया, और उसके जो कानून जिसने बनाया था उसने मूतने का काम हम लोगों ने किया। उसने एक कानून 11 लाख आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का काम अध्यादेश लेकर आए, उसको भी देश भर में हमने आंदोलन किया, उसको भी रद्द करवाने का काम किया। और 13 पॉइंट रोस्टर जो है
वो खत्म करने का काम किया था। हमने देश भर में आंदोलन किया और आंदोलन करके उसको रद्द करवा के संशोधन करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाए। ये हमारी जीत है। ये यूनाइटेड हुए तो ये जीत हुई ना। दुश्मन की औकात नहीं है कि हमसे लड़ सकता है वो, लेकिन वो लड़ इसलिए लड़ रहा है कि हम बट जाते हैं। अभी जैसे जाति को हम संगठित कर रहे हैं तो वो संगठनों में बांट रहा है। आदिवासी की है 801 जाति और ये समझ लो उससे 3 गुना उसके संगठन है, 2400 संगठन। अब वो अलग अलग खींचता है, अलग अलग बात करता है और बनाने वाला कौन है? वही पैसा देता है, वही उस संगठन का नेतृत्व करता है। जब हम हमारे लोगों को यहाँ बुलाते हैं, वो गाड़ी भेजता है, पैसा भेजता है, तुम उधर लगाओ, वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ 5 गुड़ी है ना और थोड़ी सी आलू की सब्जी और 2 मिर्ची, वो भी पीड़ी हुई खाकर हमारे लोग आ जाते हैं। मतलब जानवर की तरह हमको रखना चाहता है। जहाँ दिमाग की खुराक मिल रही है वहाँ आने देना नहीं चाहता। अगर वो कह दे वहाँ मत जाना तो हमारा व्यक्ति जरूर जाता। एक मानसिकता है। बच्चे को हम कह दें कि वहाँ मत जाना बेटा, वो जरूर जाए। इसलिए वो बोलता नहीं है, कुछ उसके सिस्टम में दूसरा कार्यक्रम लगा देता है तो हमारे लोगों को वहां पर ले जाता। क्यों? कि उसके अभी सारे सिस्टम उसके अधीन हो चुके हैं, है ना। उसने सारे के सारे जितने भी सिस्टम हैं गवर्नमेंट के सारे सेक्टर है, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पुलिस और सारे के सारे उनके सारे पे चलते। उन्हीं का काम करना पड़ता क्योंकि वेतन वो दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि वेतन हमारे द्वारा दिया जाता है, टैक्स पे हम करते हैं, वो नहीं करते। उनके बाप की औकात ही कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसका टैक्स पे करते हैं, ब्रश करते हैं और जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी है, उसका भी टैक्स पे करते हैं। उसके बाद चाय बनाते हैं, उसका भी टैक्स पे करते हैं। दूध का भी टैक्स आज लगाने लग गए वो, शक्कर का। मतलब है सारा का सारा हमारे द्वारा उनको संचालित किया जा रहा है। या ना सोचे कि कोई सरकार दे रही है, सरकार हमारे पैसे उनको देती है। ये हमारी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, सेवा के लिए है, लेकिन उसका दुरुपयोग वो करते हैं और देश भर में ये काम किया जा रहा है। तो ये समझना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए और आने वाली जनरेशन को गुलाम बनाने के लिए उन्हें शिक्षा का निजीकरण किया। एलपीजी लाकर, एलपीजी का फुल फॉर्म हमारे बच्चों को पूछो तो कहेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन उसका एक अर्थ और होता है लाइबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। निजीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति ने क्या करा, एक स्कूल के 2 स्कूल कर दिए। एक सरकारी स्कूल हो गया, एक प्राइवेट स्कूल हो गया। उनके बच्चे जो हैं षड्यंत्रकारी, जो 3.5% लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ जा रहे? प्राइवेट में। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे? खिचड़ी खाने। सरकारी तो छोड़ ही दो उसको, क्या खिचड़ी खाने। मतलब उसको कटोरा लेकर वहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कटोरा बजा रहा है। तो इतना बड़ा घातक षड्यंत्र उन लोगों ने किया है कि ये लायक नहीं होना चाहिए, ये नालायक होना चाहिए। नालायक लोग आंदोलन नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं करते, वो सिर्फ उसको थोपा हुआ जो आदेश दिया उसका पालन करने का काम करेगा। ऐसे हमारी आने वाली जनरेशन को बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। पर फिर भी हमारे लोग क्या है, आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहते हैं, तो उनका दिमाग कहीं ग्रोथ ना कर जाए, इसलिए भी फिर एक सिस्टम किया, मिड डे मील लेकर आ गए। मिड डे मील मध्याह्न भोजन जो है, माइंड डिस्टर्ब क्या है, मतलब हमारे लोगों का माइंड, बच्चों का माइंड डिस्टर्ब करना है। उसका भी 4 साल जो अनाज गोदाम में रखा जाता है वो ऐसे ही रहता है क्या? आप साल भर नहीं रख सकते उसको, 4 साल तक रखते हैं गोदाम में। वो भाईजान छिटक कर 4 वर्ष तक रखते हैं। अरे 4 वर्ष बाद आप उसको खेत में नहीं बोते हैं, आपके बच्चों को खिलाया जा रहा है। कौन खिला रहा है? वही षड्यंत्रकारी लोग, क्योंकि इससे सिलो पायजान उसको मिलेगा, उसका दिमाग ग्रोथ नहीं करेगा। फिर भी उनका जी नहीं भरा तो फिर क्या करा, फिर भी ये तेज हो सकते हैं तो उनने क्या करा, मंगलवार को खीर पूरी और शनिवार को कड़ी पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। मतलब पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं लगना चाहिए, उसका दिमाग खाने में लगना चाहिए।
तो ये तरीका उन लोगों ने इस्तेमाल किया हमारे लोगों के साथ, और वो कर रहे हैं। शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो धाड़ता है, वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देख लिया 26 जनवरी 1950 के बाद जो शिक्षा हम लोगों को मिली है ना, तो हमारे लोग आईपीएस बने, आईआरएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो लड़ने लायक लगे, आंदोलन करने लगे, है ना। तो इन लोगों को रोका के सजाए। फिर दूसरा, ऑफिस में कलेक्टर साहब बैठे हैं, अब वो षड्यंत्रकारी प्यून है या पुलिस वाला है, थानेदार है, एसपी है, तो वहां जाकर सैल्यूट मारना पड़ता है। ये भी तो उनके दिमाग में आया, तो क्या करना चाहिए, इनकी नसें काटना चाहिए। आगे आए नहीं ये लोग, इसलिए उन्होंने बंदोबस्त किया, इनको शिक्षा से वंचित करो। पहले 26 जनवरी 1950 से पहले भी वंचित रखा, ये 26 जनवरी 1950 के बाद मिला। उस समय अंग्रेजों ने वो स्टार्ट किया देना। अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज देश में आए तो यहाँ पर सारे के सारे अनपढ़ लोग दिखे, तो 1832 में वो लेकर आए, 1835 में शिक्षा का प्रावधान की शिक्षा देंगे और इनसे काम लेंगे, काम करने वाला चाहिए। और ब्राह्मणों का चरित्र वो जान गए थे, इनका चरित्र न्याय प्रिय नहीं है, इसलिए इनको दूर रखा जाए। और जज जो थे वहां पर से भी इन लोगों को अंग्रेजों ने हटाया, क्योंकि इनका चरित्र न्याय प्रिय नहीं है। उनने देख लिया, क्योंकि वो समतावादी लोग हैं, वो जानते हैं उनमें जातिवाद नहीं है। वहां दो लोग हैं, श्वेत अश्वेत, काला और गोरा, लेकिन भारत में जाति है, और जाति जानवरों में पाई जाती है। जाति जानवरों में कैसे पाई जाती है? जानवर की जाति जो होती है, गधा होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है, खच्चर होता है ना, हाथी होता है। उनकी आवाज से हम पता कर लेते कि फलाने जानवर की आवाज आ रही है ना। उसकी कद काठी से हमको पता चल जाता है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये ऊंट है, ये बकरी है ना, ये बैल है। उसके कद काठी से पता चल जाता है। क्या हमारी बोली से पता चलता कि ये फलानी जाति का व्यक्ति है? क्या हमारी कद काठी से पता चलता कि फलानी जाति का है? जानवरों की लेटरिंग से भी पता कर लेते हम कि ये कौन सी जाति का जानवर है। हमारी लेटरिंग से पता चलता है क्या कि फलाने जाति के व्यक्ति ने लेटरिंग की? तो जाति जानवरों में होती है। षड्यंत्रकारी व्यक्ति ने ये जाति जानवरों में जो पैदा की, वो हम पे थोप दी उन लोगों ने, और उसी के तहत हम लोग अपनी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। और दुश्मन दिन प्रतिदिन उसके जो है, उसके धर्म हमारे ऊपर थोप रहा है, उसके कर्म कांड हमारे ऊपर थोप रहा है। और पाखंडवाद थोप कर हम लोगों को, जो दानदाता थे, दान देने वाले हैं, क्यों कि शास्त्रों में उन्हीं ने लिखा, हमने तो, हमारे परदादा ने नहीं लिखा। दानव कहा अपने को, क्या बोला? दानव का मतलब है देने वाला होता है ना, देने वाला। और लेने वाला क्या होता है? भिखारी। आए भिखारी के रूप में आए लोग आज मालिक बन बैठे हैं। क्यों कि हमसे सुबह ही उठ के काम शुरू कर देते हैं ना। सीताराम, साला उनकी औरत भी उनकी नहीं है, हमारी महिला का नाम लेते सीताराम। पहले ही सीता का लेते ना, राधे कृष्ण, तो राधा हमारी। उनकी जो महिला है, उनके पास जो महिला है, वो महिला भी हमारी है। क्यों कि उसका डीएनए जो मिला वो हम आदिवासियों से, मूल निवासियों से मिला। भामसाद जो है ना, वैज्ञानिक, उसने उटा विश्वविद्यालय अमेरिका में इसका रिसर्च किया। उस रिसर्च में पाया गया कि जो 85% जो लोग हैं उनका डीएनए भारत से मिलता है, इन 3.5% लोगों का डीएनए नहीं मिलता। और इनकी महिला है, उनका भी डीएनए इनसे नहीं मिलता, उनका हमसे मिलता है। चोर जब चोरी करने आता है, महिला साथ में लेकर नहीं आता। ये लोग यूरेशिया से आए हैं, अस्किमोजी नाम का प्रांत है, ये वहां से आए हुए लोग हैं। यहाँ उनका डीएनए नहीं मिलता, राखीगढ़ में भी डीएनए नहीं मिला उनका। और ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को छपी। अब वो इंग्लिश का पेपर आता, साला हमारे लोग हिंदी भी सही से नहीं समझ पाते, हिंदी को भी सही से समझ नहीं पाते। अगर किसी ने समझ लिया तो उस आदमी ने बताया नहीं, और किसी को तो समझ में ही नहीं आया डीएनए क्या है। हमको बाद में समझ आया, तो हम लोगों ने देश भर में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में देश भर में लोगों को बताना शुरू किया और बताया। आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इनका डीएनए
भारत से नहीं मिलता, ये विदेशी हैं, ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। और समय पर हम लोग जाग गए तो हो सकता है उनको भागना पड़े। अंग्रेज भी बाहर के थे, 1 करोड़ लोगों को मोबिलाइजेशन किया गांधी ने, तो अंग्रेज भाग गए। अब उससे ज्यादा शैतान है ये, तो हमें 15 करोड़ लोगों को रोड पे उतारना पड़ेगा, तब ही भागेंगे लोग। वो भागना तो है, विदेशी है तो जाना है, उनके बाप का राज नहीं है यहाँ पर, हमारे बाप का राज है। हमारे लोग आदिवासी जो कहते हैं, जब थोड़ा कहीं पी लेते हैं कि नहर का नाला याद गड़ा है, बोलते ना, पीने के बाद बोलता है, वो सही बोलता है कि नहर का नाला यही गड़ा है, बोलते कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे लोग बोलते हैं तो बता रहा हूँ। मैंने भी सुना हमारे लोगों से कि हाँ हमारा व्यक्ति बोलता है, उसका वास्तविक यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का बासिंदा है, यहाँ का मूल मालिक है, तो विदेशी को तो बोलेंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये व्यक्ति जो है 3.5% व्यक्ति, अभी हम लोगों का जो कार्यक्रम हो रहा था कटक उड़ीसा में, 41 राष्ट्रीय अधिवेशन हुए, कभी रोकने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, कभी रोकने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अभी जो है 25 दिसंबर से 30 दिसंबर कटक उड़ीसा में राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था। ना कोई हम रैली करने वाले थे, ना कोई मोर्चा ले जाने वाले थे, ना जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले थे। हम लोग सिर्फ हम जो अभी आप लोगों को बता रहे ऐसी जागृति का काम करने वाले थे। तो हमारी जागृति से भी साले को डर लगता है, हाँ? तो उसने अपने सिस्टम का उपयोग किया, वहां के मुख्यमंत्री है ना उनसे, और वहां के जो कलेक्टर था, कमिश्नर था, उससे कहा कर 2 महीने पहले जो परमिशन ली गई उसको रद्द कर दिया। यानी कि आर्टिकल 21 है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम कर रहे हैं वो लोग, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो देशद्रोह किस पे होना चाहिए? उन लोगों पे होना चाहिए ना। तो समय आ रहा है, तो इसीलिए हम घूम रहे हैं कि जागृति का सिद्धांत है, जब जागोगे तो दुश्मन को हमारे घुटनों में आना पड़ेगा, और आना है, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आए, जाएगा कहाँ? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नीचे भी नहीं है। हमारा तो जमीन में खुदाई होती तब भी हमारा अस्तित्व निकलता है, उनका कोई औकात नहीं है यहाँ पर। खाली धरती के ऊपर बोझ है वो, तो भगाना पड़ेगा उनको। तो ये काम यदि हम लोग सब मिलते हैं और 6743 जाति में हम लोग जन जागृति का काम करते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ के जो मालिक हैं उनकी जो पहले जो दुर्दशा थी, पहले राजा महाराजा की संतान थी, वो फिर से आ सकती है। कैसे आ सकती है? कि जितने जंगल वो उजाड़ने का काम कर रहे हैं, वो जंगल उजाड़ने का उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पर 89 प्रकार की धातु है। सैटेलाइट के द्वारा उन लोगों ने चेक कर लिया, उन लोगों ने चेक करा, और फिर और अंदर भी चेक करा। 100 फीट अंदर वो जो हालैंड मशीन आती है उसे खुदाई की, उसका सैंपल लिया और रिसर्च किया कि यहाँ पर है। तब वो कौड़ियों के दाम में अडानी अंबानी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह जैसे उनके बाप की जमीन ऐसे बांट रहे कौड़ियों के भाव। 30-20 रुपए एकड़ जमीन 100 साल के लीज पे दे रहे। अरे चलो उनको दे रहे हो, तो यहाँ के मूल मालिकों ने तो जमीन को ही उपजाऊ बनाया, क्या वो नालायक है? वो लायक नहीं है। उन्हीं को दे दो, वो भी कर सकते हैं। यदि आप उनको उदारीकरण के माध्यम से करोड़ रुपए अगर लोन दे सकते हो, तो यहाँ के मूल मालिक को देने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? मतलब वो समस्या जो पैदा करता है, समस्या का समाधान नहीं किया करते, और आज तक नहीं किया। वो दिन प्रतिदिन समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग ही खुरापती दिमाग है, और जब तक वो लोग षड्यंत्र नहीं करते उनको रोटी हजम नहीं होती। इतने नालायक लोग हैं, इतने विचित्र प्राणी लोग हैं, वो किसी के बगले सगे नहीं होते। वो गरीब से गरीब आदमी होता है, उससे भी ला दे, भिखारी है। अब भिखारियों का क्या काम? हम तो आधी रोटी अगर मुंह में, एक निवाला अगर मुंह में चला गया और हाथ में जो होता है कि खा ले भाई, उनकी औकात नहीं है देने की, किसी को नहीं दिया, सिर्फ लेने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग जागना होगा, और मेरा ही काम जगाने का नहीं है, ये जिम्मेदारी आपको भी लेना होगी। जब तक हम लोग जिम्मेदार नहीं बनेंगे, और हमारी लड़ाई शस्त्रों से नहीं है, गोली से नहीं है, बारूद से नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। लोग कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, उनकी विषैली वाली विचारधारा है, असमानतावादी विचारधारा, और हमारी समानतावादी विचारधारा है। बुद्ध ने
इसी विचारधारा के साथ उनकी वर्णवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, तो ये हमसे बड़े नहीं है। उस समय संसाधन नहीं थे। गौतम बुद्ध के पास संसाधन थे क्या? पैर चल चल कर उसने किया, भिक्खु बनाए, और भिक्खु संघ के माध्यम से उनने ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। और उसी के समय हमारे 10 राजा हुए। कितने? 10 राजा हुए। 1000 वर्ष हमारे लोगों ने राज किया है बीच में, पर लास्ट राजा हमारा वृद्धत था, उसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग के नाम के ब्राह्मण ने करने के बाद उन्हें सोचा कि कभी भी वर्ण व्यवस्था को ये ध्वस्त कर देते हैं, तो उनने जाति निर्माण कर दी, अलग अलग जाति में बांट दिया हम लोगों को कि जीवन में कभी नहीं मिलेंगे और हम राज करते रहेंगे। लेकिन फिर उसी विचारधारा की दूसरी क्रांति बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया, और वो मौलिक अधिकार जो जिन जिन चीजों से उनने हम लोगों को वंचित रखा था, वो सारे अधिकार संविधान में देकर गए। लेकिन आज हमारा संविधान भी खतरे में है, और हमारी मालकियत भी खतरे में है, और हमारी आदिवासियत को खत्म करना चाहते हैं। वनवासी कहते हैं वो, वनबंधु कहते हैं वो, कहते हैं ना। अरे भाई, आदिवासी कहने में तुम्हें क्या दिक्कत है? आदि का अर्थ होता है आदि अनादि काल का रहने वाले शब्द का उच्चारण निकलता है। उनको हमारे इस शब्द से डर लगता है कि उससे मूल मालकियत की पहचान दिखाई देती है, तो उसको खत्म करने का वो काम कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझेंगे और आप ये संदेश प्रत्येक गांव, अपने क्षेत्र में अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, और जागृति का काम आप करेंगे, तो हम आंदोलन करेंगे। और 22 तारीख को हम लोग आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव करने जाएंगे नागपुर में। क्यों? कि हमारे लोग कहते कि बीजेपी सरकार चला रही है। सरकार वो नहीं चला रही, सरकार आरएसएस चला रही है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना? तो जहां बीमारी होती है वहीं पर दावा बोलना चाहिए, है ना। हम आसपास दगाली काटने से मतलब नहीं है। अगर झाड़ बीमारी पैदा करता है तो इसका यहीं से गोड़ से ही काम करना चाहिए। तो आपने मेरी बात को सुना, इस बात पे अमल करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय जवाहर, जय मूल्यासी। महानायिकाओं को नमन करता हूँ, और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के मुदोली ग्राम में ये एक सभा हो रही है। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हो रही है। ग्रामवासियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे बीच में हमारे स्थानीय प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था में हमारे साथ हमारे जवान भी हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में साथ सहयोग देने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मेरे पहले बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें बताई है, और ये गांव का है, आपको सुनने समझने के तमाम प्रकार की बातें बता दी गई है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आपके बराबर दी गई, उससे ज़्यादा देंगे तो ग्रहण नहीं कर पाओगे। काम क्या करना है, हम भूल कहाँ करी, हमने चूक कहाँ हुई हमारी। हमारे सूर्य क्रांति बिरसा मुंडा ने पहले ही कहा था, अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद को लड़ना है, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। एक भूल करी, ठीक उस समय हमारा समाज पढ़ा लिखा था नहीं था, नहीं समझ थी, छोड़ो। दूसरी सबसे बड़ी भूल करी है, भारत विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान में एक और संविधान लिखा, 5वीं और 6ठी अनुसूची। उसको अगर उसकी सही जानकारी हमें हो जाती तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। हम उसी पे दोष ठोक रहे हैं, हमारी भी गलती है। दुश्मन का काम दुश्मनी करना तो दुश्मन कहलाएगा। अगर वो दोस्ती कर लेगा दुश्मन नहीं रहेगा, दोस्ती कर लेगा दुश्मन रहेगा क्या? ये समझना है। दुश्मन अपना काम करेगा, पर हमें क्या काम करना, ये हमारी समझदारी है।
तो बाबा साहब ने हमको कहा था शिक्षित करो, तो हमारे समाज के पढ़े लिखों ने हमको शिक्षित किया। अगर शिक्षित हो जाते तो संगठित हो जाते, संगठित हो जाते संघर्ष हो जाता, और संघर्ष हो जाते तो हमें 5वीं अनुसूची क्या राज करने वाला है मामला, राज करने वाला मामला है। 5वीं अनुसूची लागू हो जाती है, संविधान में है, लागू नहीं करी, लागू नहीं करी। तब सारी साथियों ने बताया है कि राज वो कर रहा है तो आपके लिए क्यों लागू करेगा, लागू कर देंगे, आपको राजा बना देगा तो फिर वो आपका गुलाम बनेगा क्या। तो हमें राजा बनने के लिए हमारे महापुरुष ने जो संदेश दिया, हमारे महापुरुष ने जो हमें आदेश दिया, जो कार्य करने के लिए कहा, वो कार्य हमने किया नहीं, इसलिए हमारी पहली तो दुर्दशा है। उसके आगे चलकर उसने क्या किया कि पहले तो वर्ण व्यवस्था बनाई, है ना, ये तो सब जानते हैं, वर्ण व्यवस्था बनाई। अरे कौन सी व्यवस्था तोड़ के वर्ण व्यवस्था बनाई, गण व्यवस्था हमारी तोड़कर उसने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है। गण व्यवस्था, गण व्यवस्था है, गण व्यवस्था में माताओं महिलाओं का राजपाट होता था। गण व्यवस्था थी, प्रमुख राज्य प्रमुख महिला होती, घर का मुखिया भी महिला होया करती थी, महिला प्रधान देश था, न्याय करने वाली महिलाएं थी हमारी। अब वो गण व्यवस्था खत्म करके वर्ण व्यवस्था निर्माण, और वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था निर्माण किया। हमारे साथियों ने सब बात बताई है नहीं। अब जाति, एक जाति हमको व्यक्ति को कमजोर बनाती है, जाति से विभाजन होता है, ये अलग जाति का, वो अलग जाति का, वो अलग जाति का, ये विभाजन हुआ ना, शक्ति बढ़ गई तो कमजोरी होती ना समाज में। तो ऐसा सिस्टम बनाया उसने कमजोर बनाने का। अभी हमारे साथी ने बताया था जाति जानवरों में होती है, परंतु हम मनुष्य में थोप दी ना। तो एक जानवर होता, गाय भैंस बकरी जो भी कुछ जानवर होता ना, है ना, और उसको भी भूख लगती है तो उसको चारा खिला देते हैं, संतुष्ट हो जाती, पानी पिला दो संतुष्ट हो जाती है। एक मनुष्य होता है, मनुष्य को पेट का भी खुराक चाहिए और दिमाग का भी खुराक चाहिए, 2 खुराक चाहिए मनुष्य को। पेट का खुराक तो कम ज्यादा मात्रा में हमको मिला, पर दिमाग का खुराक अभी तक नहीं मिला, इसलिए हम ज्यादा कमजोर हैं। बात कुछ समझ में आ रही? दिमाग का खुराक मतलब सही शिक्षा देना चाहिए था, वो सही शिक्षा अभी तक मिली नहीं। जो मिली हमारे गुलाम बनाने वाली शिक्षा मिली, सामाजिक रूप से गुलाम बनाने वाली शिक्षा मिली, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने वाली शिक्षा मिली, धार्मिक रूप से गुलाम बनाने वाली शिक्षा मिली, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने वाली शिक्षा मिली। अभी इस देश में बामसेप नाम का जो संगठन पिछले 50 साल से काम कर रहा है, अभी वर्तमान में मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उस संगठन के अंतर्गत बहुत सारे मतलब लगभग 90 संगठनों का हमारा है, उसमें 40-50 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसमें एक हमारा ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ऐसा कैसा एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय क्षत्रिय मूल निवासी संघ भी है। इससे बहुत सारे संगठन बना दिए, एक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। वो इस संगठन का बहुत गहराई से हमारे महापुरुषों की विचारधारा, हमारी कमजोरी कैसा हुई, कमजोरी ये हुई कि हमारे साथियों ने बहुत सारी बात बताई है, वास्तव में शिक्षा बर्बाद कर दी है। मध्याह्न भोजन में ऐसा ऐसा कर दिया, और आज स्कूलों को निजीकरण कर दिया है नहीं, मतलब प्राइवेट कर दी, आदि गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा के अलावा बाकी सब मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती, खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, छात्रवृत्ति भी मिलेगी, किताबें भी मिलेंगी। स्कूल में कहीं खाने खा नहीं जाता बच्चा, शिक्षा लेने जाता, पर वही कमी होगी।
ये दूसरी बात ये है कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, मौलिक बात बता रहा हूं मैं, पहली क्लास से ऊपर तक का जो पाठ्यक्रम लिखा गया ना, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो पाठ्यक्रम में ऐसा हमारे महापुरुषों को हम पढ़कर जागृत हो जाए, जानकार बन जाए। क्यों कि हमको गुलाम बनाने वाले ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो वही किताब पढ़ के हम वो किताब नौकरी पेशा कर सकते हैं। हम उससे वो पढ़कर हमें जागृति नहीं आ सकती, सामाजिक जानकारी नहीं मिल सकती है, आर्थिक जानकारी नहीं मिल सकती है, धार्मिक जानकारी सही नहीं मिल सकती है, सही राजनीतिक जानकारी नहीं मिल सकती है, और हमारे महापुरुषों के प्रेरणादायक इतिहास है वो भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में रखा ही नहीं ना, है ना। अब आपको ईमानदारी से पूछूं को हमारे बिरसा मुंडा जी को कितने साल पहले से जान रहे हो? कितने साल से जान रहे हो? हम इनकी पहचान कब से हुई है? ईमानदारी से बताना। 10 साल। अरे 10 साल ये तो बहुत पहले के हैं, पर ये छिपा रखी थी न बात। ऐसे संगठन, वामसेप नाम के संगठन ने खोज करी, कई महापुरुषों की खोज करी, इनका सही इतिहास लाए, तो अभी हम समाज के पास आ रहे हैं ना, है ना। तो ये बता रहा हूँ, ये सब छिपा रखा, उन्होंने बताया, हमारे संगठनों ने खोज करी, है ना। हमारे उधर एक टंटिया भील है, वो भी ऐसे महापुरुष रहे, है ना। अब ये बिरसा मुंडा जी के तो इनको भगवान बना दिया उन्होंने, वो टंटिया मामा बना दिया। इधर जोर देना है, मामा है तो पूजा करते ना, भगवान है तो पूजा करते रहना, कल्याण हो जाएगा आपका। इनका सही इतिहास आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो अगर सही शिक्षा नहीं मिली तो हमारे साथी बता रहे थे, जाति जानवरों में होती है, जानवर तो नहीं, हमारे हाथ पैर कान सब कुछ है, सही शिक्षा ने हम भी जानवर थे, आप हो गए। हम भी, हमारा मनुष्य जैसा शरीर तो है, शिक्षा नहीं है तो हमको जानवर बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जैसा कह रहे ऐसा चल रहे है ना। अगर सही जानकारी हो जाएगा, सही शिक्षा, हमारे साथी बता रहे, सही शिक्षा मिल जाए, बाबा साहब ने कहा कि सही शिक्षा मिल जाती है, वो शेर के समान दहाड़ता है, जानकारी मिलती है उसको। और अभी कहोगा कि मैं तो स्कूल जा ही नहीं रहे, ये बाया भी कहेगी कि सर कह रहे तुम्हारा तो स्कूल को ऐसा नहीं, इसको पढ़ना लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ यही शिक्षा है। लिखना पढ़ना आए नहीं आए इसका कोई मीनिंग नहीं है, सही जानकारी हो जाए यही शिक्षा है, सही ज्ञान यही है। तो सही शिक्षा ना मिलने के कारण हमारा समाज अज्ञानता की बीमारी में जकड़ गया, अज्ञानता हो गई, ज्ञान मिला ही नहीं। फिर तीसरी बीमारी चालू हो गई उसके अंदर, अंधविश्वास में पड़ गया, है नहीं, ऐसा होगा अंधविश्वास में, तो फिर उसको निकल नहीं पा रहा। सही शिक्षा मिलने से उसके अंदर ज्ञान मिल जाता है ना, ज्ञान से उसको अनुभव होता है, अनुभव से वो पूर्वानुमान कर सकता है, और पूर्वानुमान करने के बाद वो सही समय परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता रहती है उसके अंदर। ये सही शिक्षा का मामला है। तो अभी साथियों, हमको सही शिक्षा लेना, हमारे ये से बहुत सारे संगठन के साथी हैं, हमारे जिला लेवल के भी हैं, तहसील लेवल के भी हैं। और सही शिक्षा कैसे जाए? स्कूल तो जा नहीं रहो, अब स्कूल जा नहीं सकते, उम्र हो गई। सही शिक्षा देने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया, सही शिक्षा देने का प्लेटफॉर्म बनाया। हम राज्य स्तर पे कैडर कैंप लेंगे, वहाँ हम तैयार करेंगे, है ना। पूरे आपके महाराष्ट्र राज्य का एक कैडर कैंप लेंगे, है ना, 200, 400, 500 लोग आएंगे वहाँ, उनको अलग अलग जगहों भेजेंगे, कोई तहसील में जाएगा, कोई जिले में जाएगा, छोटे कस्बे में जाएगा, वो आके आपको हम शिक्षा दे रहे हैं ऐसी शिक्षा देगा, है ना।
एक आध साल लगेगा, ऐसी शिक्षा होगी तो आपके पास सही जानकारी पहुंच जाएगी। उनने नहीं दी, पर उसको देने के लिए हमने एक ये कार्य योजना बनाया है ना। जिले में मान लो जिला कैडर हुआ, 100 लोग मिल गए, अब कितने गाँव जिले में है ना, तो वो एक इतवार को यहाँ गए, इतवार को वहाँ गए, ऐसे करते करते 4-6 महीने में तो वो सारे गाँव में शिक्षा दे सकते हैं। और शिक्षा कितने, 1 घंटा 1.5 घंटा देना, बस, ज्यादा नहीं देना, ज्यादा फिर ऊपर चली जाती है, यहाँ नहीं टिकती। इतना ही देना। अपने को करना क्या है, क्या करने से हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। हमारा जो गण व्यवस्था वाले राज है हम ला सकते हैं। गण व्यवस्था में हमारा राज था, मूल निवासियों का राज था। उस गण व्यवस्था का राज को हम जागृत हो जाते हैं तो हमारा राज वापस आ सकता है। तो फिर जल जंगल अलग से लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं। हमारा राज पार्टी, हमारा जल जंगल का देश ही हमारा है। देश की प्रजा सबसे ज्यादा हमारी है ना, क्योंकि हम असंगठित है इसलिए पिटा जा रहे हैं। एक दिन एक संगठित हो गए नहीं, उस दिन तमाम प्रकार की समस्याएं खत्म। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसा उनको राजा बनाने में हमारी शक्ति लगी हुई है। उनको जन आंदोलन, अंग्रेजों को भगाए, हमारे 90% हमारे लोग तो थे, हमारे लोग कुर्बान हुए ना अंग्रेजों का। 1952 में 42 में हमारे लोगों ने मदद करी है, हमारे लोगों ने संघर्ष किया, हमारे लोग कई बलिदान हुए उसमें, पर हमारा इतिहास मिटा दिया। अभी फिर वो हुक्मरान बैठे तभी बैठ गए वो। तो उनको हम राजा बना सकते हैं जन आंदोलन करके। तो अगर जन आंदोलन करके हम इनसे भी राजद पार्टी छीन सकते ना। ये 3.5% है, 100 में से 3.5%, बाकी लोग उसके विरोध में हैं। सबके साथ अन्याय हुआ है ना, सबके साथ अन्याय हुआ, सबके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय इतना हद हो गया है। इसका जब ज्यादा हो जाता है, एक नल के नीचे घड़ा रख दिया आपने, है ना, नल खोल दिया, पानी जा रहा है इसमें, घड़े में जितना पानी की कैपेसिटी इतना जाएगा, नल चालू है, पानी पूरा भर जाएगा, किधर जाएगा? बह के जा रहा ना, तो सबको दिखाई देगा। ऐसा इतना मात्रा में उन्होंने अन्याय कर दिया। आपने सुना होगा कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश राज्य में एक आदमी दूसरे आदमी पे पेशाब कर रहा है। सुनी होगी ना घटना? सुना नहीं? इससे ज्यादा क्या अन्याय और बचा कुछ? और बाकी मणिपुर का तो आपने देखा ही होगा, हमारी महिलाओं के साथ क्या हुआ है ना। मतलब हमारे आदिवासियों में कोई माए बाप ही नहीं है। अभी हमारे साथ कह रहे थे कि एमएलए एमपी है, वो तो सब वैसे ही है। अभी होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, बोल नहीं रहे है नहीं। तो हमें केवल आदिवासी अकेला नहीं कर सकता है, आदिवासी अकेला नहीं करना है। आदिवासी के साथ में एससी भी है, ओबीसी भी है, 6 प्रकार की माइनॉरिटी है, 6 प्रकार की माइनॉरिटी का भी साथ है, वो भी हमारे भाई है। ये डीएनए से सिद्ध हुआ है। तो आज आपके इस गांव में ये संगठन बनेगा, धीरे धीरे आपका संगठन पूरे जिले में है, जिले में कुछ कार्यकर्ता है, हमने देखा है, और अच्छा एक अवसर मिला हमको भी। तो हम ये संदेश बिरसा मुंडा जी का लेकर अभी राजस्थान से स्टार्ट हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये यहाँ फिर 22 फरवरी को नागपुर में हम महामोर्चा लेके जा रहे हैं, देश भर के लोग आ रहे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ इस पे पाबंदी लगा दी उनने। मतलब हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार दुनिया में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ कोई नहीं रोक सकता। भारत में तो ठीक है, दुनिया में बोलने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। जो मौलिक अधिकार होता ना उस पे पाबंदी नहीं लगा सकता, बाकी पाबंदी लगा दी यहाँ। तो जब वो होता है, मैंने बताया ना, बढ़ जाता, पानी बह के जा रहा है, तो निश्चित है कि वो टोटी बंद करना पड़ेगी, तो पानी बहना बंद होगा। बात समझ में आ गई? तो अभी टोटी बंद करने का समय आ गया है, इसलिए हमको शांतिपूर्वक कार्य करना है।
अनुशासन में काम करना। हमारे पुरखों ने हथियारों से लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने हथियारों से, हमें हथियार से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी आज की तारीख में हमारी बोली, सही जानकारी हथियार है। क्या है? लोकतंत्र में सही जानकारी हथियार है। सही जानकारी बोल के बताएगा ना, तो बोली ही उसके लिए गोली है। हमारी बोली ही गोली है। मैं ये आपके छोटे से गांव में बोल रहा हूँ, मेरी बोली ऑल इंडिया में जा रही है, ऑल इंडिया से बाहर भी जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये भारत के अन्य कंट्री में भी जा रही है। उनके पास नहीं जा रही, उनके पास जाएगी, उनके पास भी जाएगी। तो ये ऐसी लड़ाई लड़ना, संविधान के दायरे में रहकर लड़ना, अनुशासन, बड़ा काम करना है हमको, बड़ा उद्देश्य, राज वाला, एक आजादी से जुड़ा हुआ मामला हमारा। हम गुलाम है अभी, हम आजाद होना चाहते हैं, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा और ट्रेनिंग से काम होगा। बिना ट्रेनिंग से आप डॉक्टर नहीं बनोगे। हटा दो। आपको इलाज करना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा, नहीं है नहीं? आपको राज करना, राज करने लायक पहले बनना पड़ेगा, तो राज कर पाओगे ना। जैसे ही कर लोगे हैं, बिना डॉक्टर बने इलाज करोगे तो पेशेंट सब मर जाएंगे, है ना? इसलिए इसको बड़ा काम करने के लिए इसकी पूरी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग क्या? महापुरुषों की प्रेरणा वाली ट्रेनिंग है। हमारे जितने महापुरुष है, SC ST OBC के जो महापुरुष रहे, जिनने क्रांति करी, जो हमको दे के गए थे, वो हमसे भूल हुई है तो हम उसको कर नहीं पाए। बाबा साहब ने संविधान लिख के पहले ही कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, तो आज तक नहीं किया, है ना? तो अभी करना है और करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए रिपीट कर रहा हूं बात को, कैसे हमें लड़ाई लड़ना है ना? आप जाना, आपको चुपचाप रहना, आपके लीडर रहेंगे ऐसे, तो वो ही बात करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तहसील या जिला, हम या जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे हम रैली ज्ञापन कुछ करेंगे, तो आपको जाके बैठना है और सेव परवल ले जाना, चने ले जाना, खाना पानी पीना। आपको कोई पूछेगा ना, आपके लीडर है वो जाके बात करेंगे, क्यों बैठे, कि हमारा जल जंगल की लड़ाई है, हम गुलाम में आज़ाद होना चाहते हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व पे हम उधर से मेश्राम साहब से दिशा निर्देश मिलेगी, आप तक पहुंचा देंगे हम। हमारे मुख्य लीडर मार्गदर्शक वो हैं, है ना? वो SC ST, वो 6 प्रकार के माइनॉरिटी लोगों की भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम 22 फरवरी को आप में से, आपके नजदीक है नागपुर, आप भी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचना, क्योंकि हमारी आज़ादी की लड़ाई का मामला है। ऐसे कई हम आंदोलन करते करते एक दिन हम सफल हो जाएंगे। जैसे अंग्रेज को भगाने में कामयाब हो गए नहीं, इससे हम भी सफल होने वाले हैं। इसका ज़्यादा समय नहीं है। आज जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी सफल होने वाले। बस ये गांव के लोगों को समझने का देर है, इतना समय है बस। आप कितने समय में समझ जाओगे, उतने में हम सफल होने वाले हैं। ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ, आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूँ। अभी कम से कम 25-30 जिलों में अभी फिजिकल भ्रमण करके जा रहा हूँ ऐसे गाँव में। ये मैं भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अवलोकन कर रहा हूँ कि कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में, किस जगह। अभी छत्तीसगढ़ जाऊँगा मैं, जैसे फिर झारखंड जाऊँगा, पश्चिम बंगाल जाऊँगा। बाकी हमारे पास ऑल इंडिया की टीम है, मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ। वो SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे लोग लगे हुए हैं हमारे। इसलिए आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये हमारी लड़ाई है, ये सफल होगी। बस इसमें आप लोगों का साथ सहयोग, समर्थन चाहिए। मेरी बात आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए सभी साथियों और माताओं को मेरा जोहार। जय मूल्यासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। बोल 85 राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचा, क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडांचा, क्रांतीसूर्य बाबूराव पुलेश्वर शेळबाकेंचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा,